जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के दैनिक उत्तर लेखन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग जीएस पेपर 1 के एक आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। और देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से न केवल आप उत्तर लेखन के बारे में समझ पाते हैं कि किस तरह से 200 शब्दों 250 शब्दों में आपको उत्तर लेखन करना है, बल्कि एक कंटेंट भी आपका एनरिच होता रहता है। तो यानी आपको शॉर्ट नोट्स इसके बना लेने चाहिए। तो मैं प्रश्न पढ़ देता हूं डे 15 का। शैलोत्कीर्ण संरचनाएं विभिन्न धर्मों और धार्मिक गतिविधियों से घनिष्ठता से संबंधित थी। प्रासंगिक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन की विवेचना कीजिए। देखिए, इसी प्रकार का प्रश्न 2020 में यूपीएससी ने भी पूछा था। यूपीपीसीएस में सीधे सीधे चांस है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछ देता है। द रॉक कट स्ट्रक्चर्स वेयर क्लोजली रिलेटेड टू वेरियस रिलीजन्स एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। डिस्कस दिस स्टेटमेंट बाई गिविंग रिलेवेंट एग्जांपल्स। तो देखिए, कुल मिला के बात यही कह रहा है, ठीक है, कि जो रॉक कट स्ट्रक्चर थे, चाहे वो मंदिर हो या फिर स्तंभ हो, जो भी बनाए गए थे, वो बहुत सारे धर्मों और धार्मिक गतिविधियों से संबंधित है। उदाहरण दे दे के आपको बताना है कि हाँ भैया, ये कथन सही है, ठीक है। हालांकि इसमें ध्यान रखना है कि एक पक्ष छोड़िएगा मत, कि कुछ रॉक कट स्ट्रक्चर ऐसे भी थे जो क्या थे, धर्मनिरपेक्ष भी थे। तो कंक्लूजन में एटलीस्ट ये बात अवश्य डालने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है, शैलोत्कीर्ण संरचनाएं विभिन्न धर्मों और धार्मिक गतिविधियों से घनिष्ठता से संबंधित थी। प्रासंगिक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन की विवेचना कीजिए। और आपको लिखना है 150 शब्द में। ऊपर देखें, 150 शब्द है। जो शुरू के 10 मार्कर क्वेश्चन आते हैं वो 150 शब्द के आते हैं। इस बात को समझें। एक बार इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी कुछ इस वीडियोस को देखते हैं तो उनको भी आसानी होगी। रॉक कट स्ट्रक्चर्स were closely associated with various religious activities. Discuss the statement giving relevant examples. आपको डिस्कस करना है, चर्चा करनी है, लेकिन एग्जाम्पल देते हुए, कौन से प्रासंगिक एग्जाम्पल देते हुए चर्चा करनी है कि जो रॉक कट एग्जाम्पल है, जो रॉक कट स्ट्रक्चर है, वो विभिन्न धर्मों और इनकी गतिविधियों को प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, इस पे कुछ टिप्स है। पहली बात, अधिक से अधिक उदाहरण दें, क्योंकि कहा गया है, क्योंकि प्रश्न की मांग कह रहा है कि आप उदाहरण दें, तो आप अधिक से अधिक उदाहरण देने का प्रयास करें। कुछ बातें विपक्ष में भी लिखें। जब ऐसे प्रश्न आते हैं, मान लीजिए प्रश्न आते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में राजाओं द्वारा जो सार्वजनिक रूप से निर्मित इमारतें थी वह मुख्यतः धार्मिक उद्देश्यों के लिए थी, या फिर राजाओं द्वारा जो सार्वजनिक कार्य कराए गए थे वो मुख्यतः धार्मिक उद्देश्यों के लिए कराए गए थे। तो आप पढ़ेंगे कि लगभग सिमिलर प्रश्न आपको लग रहा है, और आपको पक्ष में तर्क लिखना ही होगा। जो आप कमेंट, जो स्टेटमेंट दिया है, तो उसके आप पक्ष में तर्क बताएंगे कि राजाओं ने किस प्रकार मंदिरों हेतु अनुदान दिए, राजाओं ने किस प्रकार स्तंभ बनवाए, स्तंभों पे धार्मिक शिक्षाएं लिखी, इस तरह की चीजें आप बताएंगे। जो आप दक्षिण भारत की मंदिर कला देखेंगे तो उसमें विशाल गोपुरम बनाए जाते थे राजाओं द्वारा अनुदान करके। इन चीजों को आप बताएंगे, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि केवल आपको वही फ्लो नहीं पकड़ लेना है कि केवल वही बता के आंसर खत्म कर दिए। आपको यह भी बताना है कि धार्मिक तो थी ही, जो कि बात कह रहा है कि धर्म और धार्मिक गतिविधियों से संबंधित थी ही, परंतु धर्मनिरपेक्ष भी कुछ संरचनाएं थी। इसको कम से कम आपको, मैं कह सकता हूं, कम से कम 20 से 25 वर्ड में इसको भी लिखना है कि कुछ ऐसी संरचनाएं थी जो धर्म एवं धार्मिक गतिविधियों से निरपेक्ष, यानी धर्मनिरपेक्ष कुछ संरचनाएं थी। आपको इसको भी अवश्य लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों, मैं कहूंगा जब हिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन आए कल्चर से रिलेटेड, जब कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो निष्कर्ष हमेशा कोशिश करें कुछ करंट से जोड़ के दें। सीधे प्रश्न को समझते हैं। अब दृष्टिकोण देखते हैं हमें क्या लिखना है। इस दृष्टिकोण को देखिए, भूमिका में आप क्या बताएंगे, कुछ बता सकते हैं कि कब शैलोत्कीर्ण संरचनाओं का मतलब क्या होता है, कब, किस काल के दौरान ये बनना शुरू हुई, क्योंकि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में तो आपको शैलकीर्ण संरचनाएं नहीं दिखेंगी। तो आपको कुछ, आपके पास अगर आंकड़ा है तो आप उसको कोट कर सकते हैं कि इस समय बनना शैलोत्कीर्ण संरचनाएं शुरू हुई, ठीक है। मुख्य भाग में क्या, जो सीधा सीधा पूछा गया है कि उदाहरण के साथ आपको बताना है कि विभिन्न धर्मों एवं धार्मिक गतिविधियों से संबंधित थी, यह आपको बताना है। थोड़ा सा पार्ट बी जो लिखना है कि धर्मनिरपेक्ष भी कुछ संरचनाएं थी। दूसरा जो पार्ट बी है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, उसको लिख लें कि धर्मनिरपेक्ष भी कुछ संरचनाएं थी। और तीसरा जो कि निष्कर्ष होगा वो क्या होगा कि संरचनाओं का वर्तमान महत्व। इस तरह का आपको प्रयास, हमेशा इनोवेटिव प्रयास करना है, और यही आपको एज प्रदान करता है अन्य लोगों से, क्योंकि अन्य लोग भी निष्कर्ष यही लिखते हैं कि देखा जाता है, स्पष्ट है कि धार्मिक जो संरचनाएं हैं वो धार्मिक
चीजों का नेतृत्व करती हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपको हर चीज का फायदा नुकसान देखना आना चाहिए। तो आपको यही बात समझना होगा कि भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है इन संरचनाओं के सुरक्षा हेतु। अब देखिए आंसर लिखते हैं। शैल उत्कीर्ण संरचनाओं से तात्पर्य पत्थर को काटकर निर्मित गुफा स्तंभ आकृतियों से, गुफा अथवा स्तंभ, गुफा कॉमा होगा यहाँ पे, गुफा और स्तंभ आकृतियों से है। मतलब मैंने सीधे बताया पत्थर काट के जो निर्माण करते हैं उसी को शैल उत्कीर्ण कहते हैं। सिंपल, इससे बेसिक और इजी डिफिनेशन 10 वर्ड की कुछ हो नहीं सकती। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न काल अवधियों के दौरान निर्मित इन संरचनाओं का संबंध प्रायः विभिन्न धर्मों एवं धार्मिक गतिविधियों से मिलता है। अब जो उन्होंने कहा मैंने उस बात को लिंकिंग फ्रेज से जोड़ दिया। अब देखिए यहां पर मेरी ये समस्या है कि मुझे हिस्ट्री की जो डेट होती है वो याद नहीं होती है, और जब मुझे हिस्ट्री याद नहीं होती है तो मैं उसका दूसरा उपाय मैंने निकाला, मैं क्या करता हूं उसको जियोग्राफी से रिलेट कर देता हूं। हमेशा आप देखेंगे कि जब तक इमैनुअल कांट नहीं आए थे तब तक हिस्ट्री और जियोग्राफी सेम माना जाता था। इमैनुअल कांट जब आए पहली बार तो उन्होंने पहली बार बोला कि हिस्ट्री समय का अध्ययन है जबकि जियोग्राफी स्पेस का अध्ययन है। मैं क्या करता हूं, मैं उसी का हेरा फेरी, जो उन्हीं के शब्द हैं उन्हीं को हेरा फेरी करता हूं। आप समझे, मैंने यहां पे तो बताया विभिन्न भागों में, ठीक है, भारत के विभिन्न भागों में बना। अब जब मैंने विभिन्न भाग लिखे, देखिए क्या लिखा है मैंने, भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न काल अवधियों के दौरान निर्मित इन संरचनाओं का संबंध प्रायः विभिन्न धर्मों एवं धार्मिक गतिविधियों से मिलता है। मुझे काल अवधियां याद नहीं थी कि कब से शुरू हुई कब खत्म हुई, मैंने वो चीज नहीं लिखी। मैंने ये बता दिया कि क्षेत्रीय रूप से भी मिलता है और काल अवधियों में भी अलग अलग तरीके के मिलते हैं। और जो मैंने क्षेत्रीय लिखा तुरंत मुझे मैप बनाने का अवसर मिल गया और मैंने मैप बना के दिखा दिया कि देखिए भारत में क्या क्या प्राप्त होती हैं। तो मैंने देखिए क्या बनाया, एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाया 10 सेकंड में। मैं आपको बना के दिखाता हूँ 10 सेकंड में मैप कैसे बनाते हैं, और आपको ये प्रैक्टिस करनी ही होगी अवश्य। देखिए आप टाइम देख सकते हैं चाहे तो, ये सिंपल सा आपको एक इंडिया का मैप ऐसे बिल्कुल बनाना है, 10 सेकंड से भी कम समय लगता है। ऐसा मैप आपको अवश्य बनाने आना चाहिए। अब क्या है, मैंने बताया एक बराबर की गुफाएं, जो कि क्या लिखा मैंने, आजीवक संप्रदाय, सारनाथ स्तंभ दिखा दिया, उदयगिरी खंडगिरी जैन धर्म का दिखा दिया, अजंता बौद्ध धर्म का दिखा दिया। आपको भी पता होगा मैंने जितने एग्जाम्पल दिए हैं, लगभग जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और प्री में अगर थोड़े कंफर्टेबल हैं तो उनको ये एग्जाम्पल्स 100% याद होंगे। मैंने कुछ ऐसी चीजें नहीं कही हैं जो आप लोग को पढ़नी पड़ेगी स्पेशल। तो आप देखें मैंने मैप में सिंपल सा ये बना दिया और अब मैंने बताना शुरू किया अपना मुख्य आंसर। मुख्य आंसर का पहला लिखा गुफाओं का प्रयोग। देखिए क्या लिखा था, प्रश्न एक बार वापस पढ़ें आप, इसको थोड़ा जूम हटाना पड़ेगा। अगर प्रश्न वापस पढ़ें, देखें विभिन्न धर्मों एवं धार्मिक गतिविधियों से संबंधित थी। अब मुझे वही एक्सप्लेन करना है ना, विभिन्न धर्मों एवं धार्मिक गतिविधियों से। तो विभिन्न धार्मिक गतिविधियां में पहला गतिविधि मैंने क्या लिखा, पहली गतिविधि लिखा धार्मिक केंद्रों के रूप में। ये जो गुफाएं थी या फिर जो शैलोत्कीर्ण संरचनाएं थी, इनका प्रयोग धार्मिक केंद्रों के रूप में किया गया था। बराबर गुफाओं का प्रयोग आजीवक संप्रदाय, कार्ले गुफाओं का प्रयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धार्मिक केंद्रों, जिनको आप पढ़ते होंगे, महाराष्ट्र में कार्ले चैत्य है, चैत्य बोला जाता है, चैत्य अर्थात वहां पे पूजा होती है, ठीक है। विहार, विहार मतलब वहां पे बौद्ध भिक्षु विहार करते हैं, मतलब रहते हैं। ऐसी ऐसी चीजें हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं आर्ट एंड कल्चर की, वो आपको देखनी होगी। मैंने लिखा कार्ले गुफाओं का प्रयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धार्मिक केंद्रों के रूप में किया जाता था, किया जाता था, ठीक है, मैंने ये बता दिया। दूसरा मंदिरों एवं मूर्तियों के रूप में, ठीक है, जो शैलोत्कीर्ण संरचनाएं हैं। तो आप देखेंगे एलोरा का कैलाश मंदिर जो राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया गया था, मुझे एग्जांपल पता था मैंने लिख दिया। पत्थर द्वारा श्रावण बेलगोला में निर्मित बाहुबली की प्रतिमा। तो आप बता सकते हैं कि शैलोत्कीर्ण संरचनाओं का प्रयोग किस लिए किया गया। दूसरा मंदिरों एवं मूर्तियों के लिए, ठीक है। जो आप देखेंगे कई जगह आपको, आप बौद्ध मूर्ति कला आपने पढ़ी होगी, वो भी शैलोत्कीर्ण है, चाहे सारनाथ हो, चाहे आप मथुरा कला देखें या फिर आप गांधार कला देखें, अमरावती देखें, सारी की सारी शैलोत्कीर्ण संरचनाएं हैं। उसका एग्जाम्पल आप चाहें तो बता सकते हैं। फिर मैंने बताया थर्ड, निवास स्थान के रूप में भी प्रयोग करते थे। उदाहरण अजंता गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं, जबकि उदयगिरी खांडगिरी की गुफाएं जैन भिक्षुओं के आवास स्थल थे। आपको अगर और कीवर्ड्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं विहार के रूप में प्रयोग किए जाते थे, ठीक है। अजंता गुफाएं आप देखेंगे आवास के रूप में भी प्रयोग किए जाते थे। अब चौथा, धार्मिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए, धार्मिक शिक्षा के प्रचार में
तो देखिए मैंने क्या लिखा, चौथा हेडिंग, धार्मिक शिक्षा के रूप में अशोक द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के प्रस्तर स्तंभ धम्म का प्रचार करने हेतु थे। उदाहरण सारनाथ, धमेख आदि। मैंने कुछ एग्जांपल्स बता दिए कि अशोक ने इन शैलोत्कीर्ण संरचनाओं के माध्यम से एक प्रमुख धार्मिक गतिविधि, जिसको धार्मिक शिक्षा के नाम से जानते हैं, उसको भी बढ़ावा दिया। और मैंने धार्मिक शिक्षा हेडिंग डाली। कई गुफाओं जैसे बादामी में रामायण महाभारत की कथा चित्रों का उल्लेख किया गया है, मैंने वो भी बता दिया कि देखिए इससे धार्मिक शिक्षा प्रदान होती है। दूसरी एक बात को समझिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हेडिंग का प्रयोग किया जाए, हेडिंग का प्रयोग किया जाए, और ये बार बार प्रश्न आते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है, हेडिंग आप अलग से कुछ मत डालिए। जो आप अंदर पॉइंट्स लिखने वाले हैं, या फिर आप 1 2 3 4 पॉइंट्स लिखने वाले हैं, उसी में जो शुरू के कुछ कीवर्ड्स ऐसे लिखिए कि उसको आप एक बक्से में बना के एक अंडरलाइन कर सके, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकें अच्छे तरीके से। क्योंकि क्या होता है, जनरली जो प्रोफेसर कॉपी चेक करते हैं, और जब आप टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करेंगे तो आप इस चीज का अनुभव करेंगे कि जब आप शुरू की चीजों को हाईलाइट कर देते हैं और वही पढ़ने से आगे के स्टेटमेंट की बातें क्लियर हो जाती है। केवल उतना ही पढ़ूं, जैसे मैं यहां पे मैं केवल ये पढ़ूं कि धार्मिक शिक्षा के रूप में, या फिर यहां पढ़ूं निवास स्थान के रूप में, तो आप देखें जो प्रश्न हमारा क्या पूछा था, विभिन्न धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था। देखिए धर्म और धार्मिक गतिविधियां, आप देखेंगे मैंने बौद्ध धर्म और धार्मिक गतिविधियों में, जिसमें शिक्षा, आपका प्रचार, निवास स्थान, सारी चीजें यहीं पे बता दी। अंदर तो बस एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अंदर केवल एग्जाम्पल से अपनी चीजों को तार्किक रूप से पुष्ट कर रहा हूं। आप समझिए, जब आप ऐसे प्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें सीखना है, मेंस में सिलेक्शन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो कॉपी चेक करना आसान हो जाता है। और जब कॉपी चेक करना आसान हो जाता है तो उसका असर आपके नंबर पे पड़ता है और आपके नंबर बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए मेरी समस्या क्या है, आप देखेंगे मेरे आंसर राइटिंग में एक समस्या है कि मैं ये सीरो रेखा का प्रयोग कभी नहीं करता, क्योंकि इससे समय मेरा बचता है। लेकिन अगर मैं एक दो जगह हेडिंग डाल देता हूं, इससे कम समय लगता है और एग्जामिनर को आंसर चेक करने में आसानी हो जाती है। तो मैंने क्या बताया, ये बता दिया कि रामायण महाभारत की कथा चित्रों का उल्लेख। तो मैंने जो पॉइंट्स है कि धर्म और धार्मिक गतिविधियों, तो आपने देखा होगा बुद्ध धर्म, जैन और हिंदू तीनों के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया। फिर धार्मिक गतिविधियों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब मैं आऊंगा कि भाई सब केवल धार्मिक और धर्म से रिलेटेड ही नहीं थी। मैंने बताया कुछ धर्मनिरपेक्ष प्रयोग भी थे। जैसे आप कई जगह देखेंगे कि सैलों से काटी गई कुएं बनाए गए, ठीक है, कुएं बनाए गए, सार्वजनिक तालाब बनाए गए। जैसे आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो शैलों से ही काट के, वहां पे जो पथरीली जमीन है तो वही काट के वहां पे तालाब, जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गई हैं। तो उसको भी आप चाहे तो उल्लेख कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं था। तो हमने क्या किया, उत्तरापथ, दक्षिणापथ जैसे व्यापार मार्गों में ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र तथा आम जनों के आवास का स्थान भी थी। तो मैंने ये बता दिया कि देखिए ये जो शैलोत्कीर्ण संरचनाएं जैसे गुफाएं थी, ये क्या करती थी, क्योंकि उत्तरापथ और दक्षिणापथ नामक प्रमुख व्यापार केंद्र, आपको पता होगा भारतीय इतिहास में दो प्रमुख व्यापार के रास्ते थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ, पेशावर से उज्जैनी, इसको आप पढ़ेंगे प्रीलिम्स के दौरान तैयारी में। इन व्यापार पथों पे ये गुफाएं मुख्यतः निर्मित की जाती थी। और जब ये शैलोत्कीर्ण संरचनाएं निर्मित की जाती थी तो ये जो व्यापारी थे वहां पे व्यापार भी करते थे, साथ में ही जो आम जन थे उनके भी निवास के लिए ये चीजें प्रयोग होती थी। और आप देखेंगे कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं या फिर आप लखुदियार की गुफाएं देखेंगे तो बेसिकली वो आम जनों के रहने के लिए ही बनाई गई हैं, उनका धार्मिक गतिविधियों से कोई संबंध नहीं है। तो मैंने ये बताया। अब मैंने जो धर्मनिरपेक्ष वाला पॉइंट था वो बता दिया, क्योंकि इससे क्या झलकता है, मेरी संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता भी झलकती है कि आपकी सोच विस्तृत है, आप हर चीज को केवल धार्मिक नजरिए से नहीं देखते हैं, आप धर्मनिरपेक्ष रह के भी चीजों को देखते हैं। ये आपकी सोच बताता है कहीं ना कहीं आंसर। स्पष्ट है कि शैलोत्कीर्ण संरचनाएं, अब मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं, स्पष्ट है कि शैलोत्कीर्ण रचनाएं भारतीय समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत करती हैं, अतः स्वदेश दर्शन जैसी योजनाओं के माध्यम से इसका संरक्षण अनिवार्य है। तो संरक्षण, संवर्धन, आर्थिक महत्व को, आप कह सकते हैं आर्थिक महत्व को देखा जाना अनिवार्य है। तो क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, नहीं स्पेस था, मैंने फिर से कहा 150 शब्द का ही आंसर है। मैं जनरली 150 शब्द के आंसर में 170 वर्ड लिखता हूं, क्योंकि चीजों को कंप्लीट करना होता है। लेकिन फिर मैंने वही बताया कि मेरे में अंतर यही है कि मैं शिरो रेखा नहीं खींचता हूं। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो खींचें, नहीं कंफर्टेबल तो मत खींचें, आपकी मर्जी। मैं आपको कुछ चीजें फोर्स नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इन चीजों से मेरा कंटेंट थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। आप देखेंगे मैंने आप लोग के भले के लिए, कि आप लोग को चीजें ज्यादा समझ में आए, मैंने थोड़ा फॉन्ट अपना बड़ा किया है,
इसलिए लगभग 2 से 3 पेज में आंसर चला गया है। लेकिन जनरली आप एक पेज में अगर काउंट करेंगे तो 50 से 60 वर्ड ही एक पेज में आपको मिलेंगे। तो ये चीजों से आंसर राइटिंग अच्छी हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर इस तरह की जो आंसर राइटिंग की अलग अलग प्रैक्टिस है हम करते रहें, तो कृपया इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।